नमस्कार। आज मेरे साथ उपस्थित हैं हिंदी के चर्चित लेखक श्री अजित कुमार। अजित कुमार उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बहुत नज़दीक से देखा था। निराला जी के साहित्य के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है, लेकिन उनका व्यवहार कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, आइए ये जानते हैं अजित कुमार से। विजय भाई, निराला जी के जो संस्मरण मेरे मन में हैं वो मेरे बचपन से शुरू होते हैं, और जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ करके बाहर निकल आया उसके बाद तक की यादें निराला जी से मिलने की हैं। लगभग 47 के दशक में कई वर्ष बीच बीच में कुछ अवधि को छोड़कर वे मेरे घर में उन्नाव में युग मंदिर में रहे, और मुझे आज याद करके बहुत अच्छा लगता है कि तब मैं 9वें-10वें दर्जे में पढ़ता था, और जैसे एक बड़े हमारे घर के कमरे में निराला जी रहते थे, उसी में मैं भी अपने स्कूल की पढ़ाई करता था। और एक बार मैं कोई किताब पढ़ रहा था और उसके बाद कुछ लिखने लगा, तो उन्होंने आकर मेरी पीठ थपथपाई और कहा, लिख रहे हो, लिखो, बहुत अच्छा है, और एक आशीर्वाद दिया। और एक तरह से मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि वे मेरे काव्य गुरु जैसे थे। ये बात आज हिंदी में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि निराला जी उन्नाव ज़िले के एक गांव के रहने वाले थे, और उनका अपना बचपन भले बंगाल में बीता, लेकिन उन्नाव से और उन्नाव के पास लखनऊ से उनकी बड़ी शुरू की स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी। लखनऊ में बहुत वर्षों तक रहे, और लखनऊ का जो साहित्यिक परिवेश था, जिसमें कि खुद मेरी माँ का विकास हुआ, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, और उनके घनिष्ठ मित्रों में अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, ये सब लखनऊ में ही थे। ये मेरे परिवार का भी परिवेश था, और उन्हीं मित्रों के संपर्क के कारण निराला जी ने अपनी पुस्तकें मेरे पिताजी को प्रकाशन के लिए दी। युग मंदिर उन्नाव एक उस समय का 47 के आसपास का बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित प्रकाशन था, और निराला जी की कुकुरमुत्ता, बिल्लेसुर बकरिया और अणिमा 3 पुस्तकें युग मंदिर से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी और लोकप्रिय हुई। और संयोगवश दूसरे महायुद्ध के कारण जो कागज़ की कमी हो गई और बहुत तरह की कठिनाइयाँ थीं, जिनकी वजह से ये प्रकाशन 47 के दशक के बाद आगे नहीं चल सका, और वो पुस्तकें बाद में युग मंदिर से नहीं छप सकीं। लेकिन उस क्रम में निराला जी कई वर्ष मेरे यहाँ रहे। आपने कहा कि आपकी उम्र बहुत कम थी, उस समय उसी कमरे में वो रहते थे। पहले मैं जानना चाहूँगा, आज आप अपनी कल्पना से एक तस्वीर खींचने की कोशिश करें, कैसा व्यक्तित्व था, कैसा चेहरा मोहरा था, कैसे बाल थे, किस तरह से रहते थे? अद्भुत व्यक्तित्व था निराला जी का। 6 फुट से ऊंचा तो उनका कद था, गोरा शरीर था, पहलवान थे और पहलवानी के शौकीन थे। मुझे पढ़ाने के लिए जो एक घर के मास्टर साहब आते थे, वो खुद भी बड़े स्वस्थ थे, प्रताप सिंह चौहान, और कुश्ती लड़ने के शौकीन थे। उनसे निराला जी कहा करते थे, आओ हम तुम्हें दांव सिखाते हैं, और अपने को कहते थे कि हमने गामा और इमाम बख्श जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर पहलवान थे, उन गाम और इमाम को स्ट्रीट फाइट में पछाड़ा है, ऐसा वो कहा करते थे। और अद्भुत व्यक्तित्व था। उनके बारे में रामविलास जी की कविता की 2 पंक्तियां हैं, वह सहज विलंबित मंथर गति जिसको निहार, गजराज लाज से राह छोड़ दे एक बार। तो सचमुच ये निराला जी के ऊपर पंक्तियां खरी उतरती थी। बिल्कुल यूनानी देवताओं जैसा स्वरूप था, और फक्कड़ और मस्त थे। अपने पहनने ओढ़ने का कोई ध्यान नहीं रखते थे,
उस समय लेखकों को कोई रॉयल्टी भी नहीं मिलती थी। उनकी किताबें जब वो वहाँ आए तो बहुत सी किताबें पहले छप चुकी थी, लेकिन हिंदी के प्रकाशक या तो किताबें बेच नहीं पाते थे या लेखकों को रॉयल्टी नहीं देते थे, तो बहुत कम पैसा उनको मिलता था। और एक तरह से नया जी का सारा जीवन ही दूसरों के यहाँ शरण लेते हुए बीता। और आपने कहा कि व्यक्तित्व बड़ा विशाल था और बहुत ताकतवर भी थे, जिनके लिए हाथी भी रास्ता छोड़ दे, इतने शक्तिशाली थे। तो क्या कुछ वर्जिश वगैरह करते थे? हाँ, कसरत करते थे वो, और ज़्यादातर कसरत बाद में, पहले तो दंड बैठक भी करते थे, लेकिन बाद में तो मैंने देखा कि वो टहलते रहते थे प्रायः। बड़ा सा एक हमारा हॉल कमरा था, उसमें टहलते रहते थे और एक तरफ तो घूमते रहते थे और प्रायः नंगे बदन घूमते थे, लुंगी पहन करके वो घूमते रहते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि रात में कई बार वो अपना कुर्ता और मिर्जई पहन करके, रजाई ओढ़ करके सोते थे। ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जो आदमी जाड़े में भी नंगे बदन घूम रहा है, वो रात में सोते समय क्यों ऐसा करता है। लेकिन उनके स्वभाव में इस तरह की बहुत सी विचित्रताएँ थीं। अद्भुत व्यक्तित्व था, और जैसे जैसे मैंने उनको निकट से देखा, वैसे वैसे ये लगा कि एक हिंदी में इस प्रकार का शायद वो अकेला व्यक्तित्व था जिससे एक बार मिलने का मतलब होता था कोई न कोई अविस्मरणीय बात अपने मन में संचित करके जाना। ये उन्नाव की जो बात चर्चा आप करें, किन वर्षों की बात है? ये बात है, मैं समझता हूँ 40 से लेकर के 46-47 तक की बात है, जब जिस बीच में वो बीच में साल डेढ़ साल करके 2-3 बार रहे। और उस समय उनसे मिलने के लिए बहुत बार कई लेखक आए भी करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि शायद जिगर मुरादाबादी आए उनसे मिलने के लिए। उनके साथ उनके कुछ शागिर्द भी थे और उन्होंने निराज जी से कहा कि हम आपकी कविता सुनना चाहते हैं। तो निराज जी, मैं था वहाँ उस जगह, उन्होंने कहा कि मैं क्या आपको कविता सुनाऊँ, यहाँ पर कोई साज तो है नहीं, तानपुरा हो, वीणा हो, मृदंग हो, और यह है कि पखावज हो, तमाम वाद्य हों और महफिल हो, तो वहाँ मैं सुनाऊँ। और मैं इस तरह से तो नहीं कविता सुना था। बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई, लेकिन ये कह कर के सुनाई कि ये कविता जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैंने बकिंघम पैलेस में सुनाई है और वाइट हाउस में सुनाई है। इस तरह से उनकी एक कल्पनाशीलता ऐसी थी कि वो हर चीज़ बड़े एक ग्रैंड, बड़े विशाल स्तर पर परिकल्पना करके कहते थे और वो उनको सच मालूम होता था। ये नहीं कि वो कोई झूठ बोलते थे, उनको ये लगता था, अपनी रचना के प्रति इतना उनमें गहरा विश्वास था और कल्पनाएं करते रहते थे, तो वो इन सब बातों को सच समझ करके कहते थे। किसी को झूठ मूठ प्रभावित करने के लिए इस तरह की बातें नहीं कहते थे। अच्छा, हाँ, और अद्भुत उनका, जब वो सीधे साधे कविता पढ़ते थे, वो तो ओजस्वी स्वर था ही, लेकिन मधुर, अद्भुत मधुर गायन था। पर किसी के कहने पर वो नहीं गाते थे। हम लोगों को जब बहुत मन होता था कि कभी हम निराज जी से कोई गायन सुने, तो हम क्या करते थे कि उस बड़े हॉल कमरे में से हारमोनियम लेकर के अपने घर के भीतर जाते थे और वहाँ उसको बजाना शुरू करते थे। मेरी माँ भी गाती थी और कुछ वो गाती थी, और निराज जी थोड़ी देर बाद जब वो सुनते थे कि कोई गा रहा है भीतर हारमोनियम पर, तो मुझसे कहते थे कि जाओ जाकर के हारमोनियम यहाँ ले आओ। और उस समय हारमोनियम लेकर के आते थे। ये हम लोगों की एक तरकीब थी कि उनसे किसी तरह से संगीत सुने और तब वो गीत का के कोई गीत या और कोई अपना पक्का गाना शुरू करते थे। शास्त्रीय संगीत का उनको बड़ा अद्भुत ज्ञान था और धीरे धीरे ये मैंने महसूस किया कि शुरू में उनकी क्षमताएं बहुत संयम में और बहुत उनके नियंत्रण में थी, लेकिन धीरे धीरे जीवन में जैसे जैसे उनकी साधनहीनता बढ़ती गई और जैसे जैसे उनको ये महसूस होता गया कि हिंदी समाज उनका उतना मान सम्मान नहीं करता जितना कि उसको करना चाहिए, वैसे वैसे उनकी कल्पना उनको विचित्र दिशाओं की ओर ले जाती रही। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त सन 47 को वहीं उन्नाव में ही थे, तो पहले बहुत कहा करते थे, अपने को रॉयल वी करके संबोधन करते थे। वी आर द सन ऑफ सियादास हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये बहुत बार कहा करते थे।
जब 15 अगस्त सन 47 को अखबारों के विशेष संस्करण छपे और उसमें कांग्रेस का पूरा इतिहास छपा, तो मेरे पिताजी ने उनसे जाकर के कहा कि देखिए पंडित जी, आप कहते थे कि सी.आर. दास फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इसमें तो उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में नाम नहीं हो, शायद चौथे या पाँचवें कोई प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने उससे कहा कि ये दूसरा अखबार लाओ। तो जब दूसरा अखबार आया उसमें भी वही सूची थी। तो मैं वहीं कमरे में बैठा पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अखबार उन्होंने एक कोने में रख दिया और टहलने लगे, और उसके बाद अपने आप मुँह में बुदबुदाए। वो टहलते समय अपने आप से बातचीत किया करते थे। बोले ऑल राइट वी कैन चेंज, ये एक वाक्य उन्होंने कहा। यानी वो, मैं जो उस वाक्य को उस समय समझा कि वो अपनी वल्दियत बदलने के लिए तैयार थे। तो वो एक उत्तर प्रदेश के बैसवाड़े के गांव के एक सिपाही के किसान के बेटे थे, लेकिन उनकी कल्पना उनको बड़ी दूर की दिशाओं तक ले जाती थी। अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा भी है, मैं भी यदि होता राजपुत्र। और अगर आप रामविलास जी के जीवनी को पढ़िए तो उसमें उन्होंने नयार जी के बचपन की एक बड़ी दिलचस्प कहानी बयान की है कि एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, जब वो वहाँ महिषादल स्टेट में सिपाही थे, कि बप्पा तुम्हारे पास इतने सिपाही हैं, इन सब सिपाहियों को इकट्ठा करके तुम इस राजमहल को अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लेते हो। तो उनके बाप डरे कि किसी हमारे दुश्मन ने ये हमारे बेटे को सिखाया है, वो खूब पिटाई की निराय की। तो इस तरह से उनके मन में बचपन से ही ये कल्पना थी। अभिमान भी था अपने गंवई गांव के एक मामूली साधारण व्यक्ति के होने का, और भीतर से आकांक्षा भी थी। बाद के वर्षों में, बहुत बाद के वर्षों में, एक देशदूत नाम का पत्र निकलता था इलाहाबाद से, साप्ताहिक पत्र था। ये धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान से बहुत पहले की बात है। ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल उसके संपादक हुआ करते थे। उसमें नयार जी ने एक पत्र छपाया जिसमें अपने नाम के नीचे अपना नाम जवाहरलाल नेहरू लिखा। और हम लोगों से भी कहते थे, जब हम शुरू में उनको नयार जी कहते थे, हमसे कहा नयार जी मत कहो, हमको पंडित जी कहा करो। पंडित जी कहते थे, और पंडित जी कहने में एक ये भी था कि अपने को जवाहरलाल नेहरू समझते थे, और बाद में तो जवाहरलाल नेहरू नाम से दस्तखत भी किया। ये सब उनके विक्षेप की बातें मैं केवल इसलिए बतला रहा हूँ कि अद्भुत असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे वो। और सचमुच ये है कि हिंदी साहित्य को एक जो उन्होंने गौरव प्रदान किया, वैसी प्रतिभा उनमें थी। कहा जाता है कि पुत्री सरोज की मृत्यु के असामयिक मृत्यु के बाद काफ़ी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे। हाँ, ये बात ठीक है। उसके ऊपर सरोज स्मिथ तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की जो शोक की कविताएं हैं उनमें सर्वोत्तम कविताओं में उसकी गिनती होनी चाहिए। और उसमें एक निर्धन पिता, यदि एक, मैंने आपको बताया कि एक तरफ अपने को वो सी.आर. दास से और जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते थे, और एक कविता में तो उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित के प्रति कविता लिखी है जो अणिमा में है, जिसमें कि उन्होंने एक तरह से उस समय विजय लक्ष्मी पंडित अद्भुत अनिंद्य सुंदरी मानी जाती थी, और उनका विवाह पंडित से हुआ था, रंजीत पंडित से हुआ था। तो कई बार ऐसा भी लगता था कि जब हमसे वो कहते थे कि हमको पंडित जी कहा करो, तो अपने आप को वो रंजीत पंडित मानते थे। कई बार वो जवाहरलाल नेहरू भी। यानी कुल मिला के उनके व्यक्तित्व की एक जो पहुंच थी वो तो बिल्कुल यह है कि अपने को राजपुत्र और अपने को अत्यंत अच्छा रूप भी उनका वैसा था, और गुणी भी ऐसे थे कि अपने को ऐसा अगर मानते। महिषादल में उनका बचपन भी बीता था, तो अगर ऐसी कल्पना उनको होती तो कोई असहज नहीं था। तो दूसरी तरफ वो बिल्कुल इस बात को महसूस करते थे कि अगर वो सचमुच उनके प्रशंसकों ने, उनके मित्रों ने उनका ध्यान न रखा होता तो उनके लिए जीवन यापन करना असंभव था। अंतिम बार आप उनसे कब मिले और कैसी स्थिति में थे वो? अंतिम बार मैं उनसे दारागंज में मिला, जहाँ वो कमला प्रसाद जी के साथ रह रहे थे। वो भी उनके कमला प्रसाद और उमाशंकर दो भाई थे, और उनके इलाहाबाद में दारागंज में रहते थे। और बाद के वर्षों में नयार जी को उन्हीं के यहाँ शरण मिली और वो उनका ध्यान रखते थे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और हम और हमारे साथ हमारे मित्र ओंकारनाथ श्रीवास्तव, तो हम दोनों बहुत बार साइकिल से उनके पास मिलने जाया करते थे। उस समय तक नयार जी का मनोसंतुलन बहुत बिगड़ गया था, और वो चलते चलते अपने आप से बातचीत तो करते ही थे। और दो संस्मरण मुझे उस समय के बहुत दिलचस्प याद हैं। एक तो ये कि उनकी एक कविता
उस समय वहाँ के एक अखबार में, अमृत पत्रिका में छपी। उसके संपादक श्री कृष्णदास के पास पत्र एक आया किसी पाठक का कि बड़े लेखक हैं, उनका आप उनकी रचना छापते हैं, लेकिन ये इसकी रचना निरर्थक है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो श्री कृष्णदास जी ने मुझसे कहा कि देखो इसका अर्थ होना चाहिए। मैंने उसका एक अर्थ लिखा और वो फिर उस अमृत पत्रिका में उस कविता का अर्थ छपा भी। तो उसमें एक पंक्ति आती थी, रन खुली रीत विपरीत पवन की, रति गति रन की। तो पूरी कविता की रचना की रिजबीन बनी तुम, ऋतु के पलक नवीन बनी तुम, ये शायद यह की कविता थी। तो उसमें एक और सब पूरी कविता का अर्थ तो समझ में आ गया, रन का अर्थ नहीं समझ में आया। तो मैंने सोचा कि चलो चल करके पूछे आते हैं नया जी से। तो हम गए दारागंज के उनके यहाँ, और उनकी आदत थी कि तंबाकू लेकर के हाथ पर ऐसे हथेली पर पटकते थे, वो खाते थे। कैसे आए हो पूछा उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए इसमें कविता आपकी छपी है, उसमें एक रन शब्द का अर्थ नहीं आता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे रन नहीं जानते हो? रन तो हम जापान गए थे, तो वहाँ जापान में ये एक फूल था और उस फूल का आकार प्रकार, उसका रंग वगैरह बताया उन्होंने, जबकि सचमुच उसका उस जगह न कोई संदर्भ था, न कोई यह कि उसका अर्थ निकलता था। रन का अर्थ जो मैंने किया था अपने व्याख्या में, वो रणन वाले अर्थ में था। रति गति रन की, रति गति रणन वाले अर्थ में, जैसे नूपुर की ध्वनि के अर्थ में मैंने किया था। और मैं समझता हूँ कि वो उसका निकटतम अर्थ वही था, जबकि उसको उन्होंने एक जापान के एक फूल के साथ जोड़ा। तो एक तो ये ऐसा लगा कि वो इस तरह की बहुत सी कल्पनाएं बीच बीच में उनके मन में उठती रहती थीं। जब वो उन्नाव के हमारे घर से एक बार आए और वहाँ ठहरे भारती भंडार के व्यास जी के यहाँ, तो वहाँ मैं उनसे मिलने गया। तो वो तरह तरह की बातें कहा करते थे। उस दिन का अखबार भारत वहीं छपा हुआ था, उसमें महान विजेता अटिल्ला के ऊपर एक लेख छपा था। जब वो कहा करते थे मैं अमुक से मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी आप अटिल्ला से भी मिले होंगे? तो उन्होंने हाँ अभी अटिल्ला से मिले थे, ये कह दिया उन्होंने। तो ये मैं जो बातें बतला रहा हूँ वो ये कि ये सब चीज़ें वो ऐसे सहज भाव से, प्रसन्न भाव से कहा करते थे कि जिसमें कौतुक भी कभी कभी होता था, और कई बार ये भी होता था कि उनके मन में देश काल इतिहास ये सब चीज़ें एक साथ गड्ढमड्ढ एक समय हो गई थी। इसमें विनोद भी था उनके बारे में। आप सब जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध था कि दानी थे, कुछ भी पैसे आते थे तो वो बांट दिया करते थे। उनके पास जो चीज़ें होती थीं वो लोगों को दे देते थे। दारागंज में इस बात की बड़ी प्रसिद्धि थी। मैं एक बार मिलने गया शाम के समय, तो टहल रहे थे, हमको भी कहते थे हमारे साथ साथ टहलो, गली थी तो उसमें हम टहलते थे। तो वहाँ गंगा से स्नान करके एक कोई वृद्धा, बिल्कुल वृद्ध थी महिला, गोरी थी, वृद्ध थी। तो उसने देखा, उसने भी सुना होगा कि नया जी इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हमको भी कुछ दे दिया जाए, बहुत जाड़ा लगता है। तो हंस के मुस्करा करके बोले, जैसे कि अवध में ख़ास मजाक का ढंग होता है, हम हूँ बहुत जड़ाई थे, कम हूँ आए जावा करो। जबकि यह एक बिल्कुल निर्दोष विनोद था। न नया जी के मन में कोई है कि इस तरह की भावना थी, और न वो वृद्धा जो थी वो उससे इस तरह की बात कहने का कोई प्रसंग था। लेकिन उस समय ऐसे विनोद के भाव से उन्होंने उससे वो कटाक्ष किया कि वो चुप होकर के चली गई। और ये बात मुझे सचमुच एक नया जी के प्रति बहुत एक आदर और बहुत श्रद्धा से भर गई, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई मैंने एक ये नहीं देखा कि कोई एक इसमें कोई हल्की फुल्की बात या कोई ये है कि लफंगपना हो, ऐसा नहीं था। बल्कि उसको एक निर्दोष सी बात कह करके हतप्रभ कर देने का, ये अवध के लोगों का ख़ास यह ढंग होता है दूसरे को लाजवाब करने का। तो वो नया जी ने किया। बहरहाल ये इस तरह की बहुत सी बातें, बहुत सी यादें हैं नया जी को लेकर के। जो ख़ास बात मैं सोचता हूँ कि नया जी को और लोगों से विशेष बनाती थी, वो थी उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और सृजनशीलता।
तो लेखन वो कब और किस वक्त या किन क्षणों में करते थे? कभी भी वो लिखते थे और लिखने के लिए उनको किसी भी अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। मामूली कलम से, उस समय तो फाउंटेन पेन या बॉल पेन भी नहीं होते थे, उस समय तो मामूली निब वाले कलम हुआ करते थे और स्याही होती थी बुदक्के की स्याही में वो उस निब वाले पेन से लिखते थे। बड़ी सुंदर उनकी राइटिंग थी, हस्तलेख बहुत अद्भुत था और मामूली कागज़ पर लिखते थे। किसी ख़ास तरह के आयोजन की ज़रूरत नहीं होती थी। हमारे पास एक बड़ी सी मेज़ थी, उस पर बैठ करके कई बार लिखते थे, कई बार बिस्तर पर बैठ करके लिखते थे। और एक नोटबुक है मेरे पास जिसमें कि उन्होंने अपनी कुछ कविताएं लिखी हैं और उनको फेयर किया है। बादल छाए ये मेरे अपने सपने, अगर आप नया रचनावली देखिए तो वो मैंने प्रकाशक को वो नोटबुक दी थी। उसमें उस कविता के जो कई ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट बने हैं वो उस रचनावली में छपे हुए हैं। तो बड़ी सुंदर लहरिया जैसी राइटिंग थी। एक समय तो उनके बाल भी बड़े लहरीले घुंघराले हुआ करते थे और अत्यंत बलिष्ठ शरीर होते हुए भी उसमें एक विशेष प्रकार की कमनीयता थी, सौंदर्य था और उसी के अनुरूप उनका बोलना और उनका चलना, उसमें एक तरह की लय थी, एक संगीतात्मकता थी और साधनहीनता के प्रति बिल्कुल उदासीन भाव था। याद है मुझे कि जब लड़ाई चल रही थी, बहुत बार चीनी नहीं मिलती थी, तो वो एक बड़ी केतली थी जिसमें 8-10 प्याले चाय भरती थी। वो बिना चीनी के 8-10 प्याले चाय पी जाया करते थे और कोई शिकायत नहीं होती थी। खाने पीने के प्रति भी उनमें कोई जो भी सामने मध्य वर्गीय परिवार के घर में जो भी भोजन बनता था उसको खा लेते थे, चाहे वो उन्नाव में हो, चाहे वो दारागंज में कमला शंकर जी के घर में हो और चाहे जहाँ हो। उनको परिवेश के प्रति उदासीनता थी और ये नहीं था। हाँ, इसमें उनकी शर्तें बड़ी थी। अभी हम बात कर रहे थे कि अब कितने अधिक साधन हो गए हैं। उस समय रेडियो के प्रोग्राम के लिए लोगों को 10 रुपये 15 रुपये मिला करते थे। उस समय नया जी के पास अगर रेडियो वाले आते थे, कोई घटना हुई होगी, मैं नहीं जानता कि कारण क्या था, लेकिन वो उस समय भी सन 40 के करीब या उससे पहले 1000 रुपया फीस मांगते थे। 1000 रुपया फीस तो रेडियो में शायद आज भी बहुत लोगों को नहीं मिलती है और उस समय तो ये कल्पनातीत थी। ये आपने शुरू में कहा ना कि न्याय का आवाज़ शायद कहीं भी नहीं मिलेगी और उस समय ये सारे टेप रिकॉर्डर्स और दूसरे साधन भी नहीं थे, लेकिन रेडियो में रिकॉर्डिंग की सुविधाएं थीं। पर रेडियो में मैं समझता हूँ कि न्याय की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि न्याय की शर्तें बहुत सख्त होती थी और वो अपने को चाहे जीवन चाहे जैसा जिएं, जैसा चाहे रहें, लेकिन अपनी कला के प्रति उनमें बड़ा गहरा सम्मान था और वो ये मान कर के चलते थे कि अगर तुम बुलाते हो तो तुमको, लेखक को, उसकी पूरी पारिश्रमिक पूरा मिलना चाहिए।